हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम लोग कृषि के प्रकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं। अलग अलग कृषि कार्य करने के पीछे उनका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग स्वरूप है। हर कृषि कार्य जो है, जो उनकी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के पीछे उनका अपना एक विशिष्ट स्वरूप है कि क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य, इनके संदर्भ में आज आप लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या स्वरूप हैं, क्या उनके विशिष्ट लक्षण हैं और किन उद्देश्यों, किन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए ये कृषि कार्य किए जाते हैं। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे स्थानांतरित कृषि। नंबर 1 पे है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, नाम से ही क्लियर है। स्थानांतरित कृषि यानी जो एक स्थान पे स्थायी रूप से या एक ही भूमि पर स्थायी रूप से कृषि कार्य ना किया जाए। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से हम लोग समझेंगे कि स्थानांतरित कृषि क्या है, जो स्थायी रूप से एक ही भूमि पे ना किया जाए। तो इस तरह से ये विशेषता इसकी है कि एक स्थायी रूप से किसी भूमि पे स्थानांतरित कृषि नहीं किया जाता, यानी बदलती रहती है। इस तरह से एक स्थान पे न करके जगह को बदला जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जो केवल जनजातीय समूहों द्वारा या आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा, जनजातीय समूहों द्वारा इस प्रकार का कृषि कार्य किया जाता है। इसी का नाम दिया गया स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरित कृषि। इस कृषि को झूम कृषि के भी नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जंगली क्षेत्रों को या वनस्पतियों को आग लगा, पहले काट दिया जाता है, फिर उसमें आग लगा दिया जाता है। इसके पश्चात जो है बारिश की पहली बूंदें जब उस पर गिरती हैं तो उसमें बीज बो दिए जाते हैं और इस तरह से इसी का नाम दिया गया स्थानांतरित कृषि। ये जनजातीय समूहों के द्वारा किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग और कुछ समझेंगे। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। इस कृषि को काटो और जलाओ के नाम से भी जाना जाता है। काटो और जलाओ, काटो और जलाओ का मतलब है कि पहले इसकी वनस्पतियों को, वृक्षों को काट दिया जाता है, फिर इसको जला दिया जाता है, फिर इसको भूमि को जो है इसकी भूमि पर ही कृषि कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया काटो और जलाओ। पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे हैं, वहाँ पे इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और इसी झूम कृषि के अन्य क्षेत्रों में जो इसका नाम है, जैसे राजस्थान में वालरा है, तो राजस्थान में इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसे पौध के नाम से जाना जाता है। केरल में ओनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बीवर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसके ये नाम हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो स्थानांतरण कृषि के ये स्वरूप है। इस तरह से स्थानांतरण जो स्थायी रूप से एक भूमि पे न किया जाने वाला कृषि कार्य, और किसके द्वारा किया जाता है, आदिवासियों के द्वारा, जनजातीय समूहों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है जनजातीय समूहों के द्वारा किया जाता है और एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं किया जाता, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में दूसरा प्रकार है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि नाम से ही स्पष्ट है, जो जीविका निर्वाह के लिए किया जाए। तो भारत में हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पे आधारित है, यानी भारतीय स्वरूप हमारा ऐसा है यहाँ पे कि ज़्यादातर लोग जो है कृषि पर निर्भर है। उनके जीविका निर्वाह का जो साधन है वो क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि है। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या जो कृषि कार्य करती है, तो स्वाभाविक है कृषि कार्य करेगी तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करेगी, क्योंकि जीविका निर्वाह का ये प्रमुख साधन है। तो खाद्यान्न फसलों को उत्पादन करती जीविका निर्वाह, इसलिए इसका नाम दिया गया निर्वाह कृषि, यानी जीविका निर्वाह के लिए किया जाने वाला कृषि कार्य। और इसमें जो है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के द्वारा एक प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया निर्वाह कृषि। जो किसान अपने लिए कृषि का उत्पादन करता है, और विशेष रूप से इसमें क्या विशेषता है, इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता होती है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गहन कृषि। अब गहन कृषि क्या है? गहन कृषि जो घनी आबादी
वाले क्षेत्रों में जहाँ 200 से अधिक जनसंख्या निवास करती है या घनी आबादी जहाँ पे है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं। तो गहन कृषि नाम से स्पष्ट है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो और ज़मीन पे यानी भूमि पे दबाव ज़्यादा हो जनसंख्या का, वहाँ पे इस तरह के कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं। तो यहाँ पे गहन कृषि का इस तरह से स्वरूप है। इसकी विशेषता क्या है? चूँकि भूमि कम होती है इसलिए यहाँ पे परिश्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक दवाएँ, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कम भूमि में पैदावार ज़्यादा करनी है तो स्वाभाविक है उसमें अच्छे किस्म के हम बीज डालेंगे, गुणवत्तापरक चीज़ें करेंगे। पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाएगा, उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, पूंजी ज़्यादा यूज़ की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उत्पादन हो। तो इस तरह से कम भूमि में दबाव ज़्यादा रहता है उत्पादन करने का, इसलिए जो है ऐसे भूमि में पूंजी का ज़्यादा, श्रम का ज़्यादा और इसमें कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये विशेषता है गहन कृषि में। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं रोपण कृषि। डियर स्टूडेंट, रोपण कृषि क्या है? तो जो बड़े बड़े बागानों में रूप में कृषि एक बार वृक्ष लगाए जाते हैं। जैसे मान लिया केला है, तो केले का जो बागान है उसमें एक बार केला लगा दिया जाता है और उसे कई वर्षों तक उससे लाभ प्राप्त किया जाता है। रोपाई एक बार लगा दिया गया पौधा और लगाने के पश्चात उससे हम उस कृषि से लंबे समय तक उससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो किसान जो है इसमें एक बार पौधे को लगाता है और उससे कई वर्षों तक उससे लाभ प्राप्त करता है। इसमें एक विशेषता और है कि एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें अलग अलग फसलें वर्ष भर अलग अलग लगाई जाती है। इसकी विशेषता है कि एक ही बार से केले का है, चाय का बागान है, रबड़ का है, तो ये सारी चीज़ें एक ही बार की जाती हैं, बार बार नहीं की जाती। तो इस तरह से यहाँ इसकी विशेषता क्या है कि बड़े बड़े बागानों के रूप में कृषि एक बार वृक्ष लगा दिए जाते हैं और इसमें विशेषता क्या है कि लंबी अवधि के लिए किए जाते हैं। इसमें समय ज़्यादा लगता है और इस तरह से इसमें पूंजी और श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से इसमें जो एक फसलों को एक बार लगा करके वर्षों तक इसमें उत्पादन किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है और कपास है। तो इनको एक बार लगा दिया जाता है और इनसे वर्षों तक इनसे लाभ प्राप्त किया जाता है। इसका नाम दिया गया रोपण कृषि। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं, अगला है व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक कृषि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ये कृषि का आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यानी व्यावसायिक कृषि ऐसी कृषि जो व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे आप लोग, ये भारत के व्यापक पैमाने पे किया जा रहा है, जिसमें भूमि, श्रम और मशीनों का बड़े पैमाने पे प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ें हम लोग जानेंगे, जैसे पंजाब और हरियाणा और गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम में गेहूं और गन्ना और कपास और जूट, तिलहन आदि का जो है व्यावसायिक तरीके से इनका उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह से इन प्लेसों में व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के उद्देश्य से इन चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बागवानी। बागवानी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बागवानी आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। विविध केवल निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग ही इसमें नहीं करते। आजकल तो एक नया प्रचलन आ गया है कि इसमें उच्च वर्ग और अपने कई सहूलतियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए करते हैं। आगे भी इसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे इनके उद्देश्य क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले अध्ययन हम लोग कर लेते हैं बागवानी क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है उद्यान की खेती। तो बागवानी एग्रीकल्चर जो किया जाता है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बागवानी का उद्यान की खेती, यानी खेत के विभिन्न प्रकार के पौधारोपण करके उनका विकास करना बागवानी कहलाता है। डियर स्टूडेंट, बागवानी की जो है शाखाओं के हम लोग संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बागवानी की मुख्य जो शाखाएं हैं, फ्लोरिकल्चर, यानी इसमें फूलों की कृषि की जाती है। तो बागवानी में जो पहला जो शाखा है फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है ओलोरीकल्चर। ओलोरीकल्चर में सब्जियों की खेती की जाती है। सेकंड स्टेप में जो बागवानी है, सब्जियों, पहला है फूलों की खेती की जाती है और सेकंड में है सब्जियों की खेती की जाती है। थर्ड है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से इसकी मुख्य 3 शाखाएँ हैं और बागवानी इस रूप में किया जाता है। बागवानी में फलों की बागवानी होती है, सब्जियों की होती है। तो इस तरह से इनके जो फल हैं, सब्जियां हैं और फूल हैं, इनके जो
जो शाखाहीन रूप में बागवानी की खेती की जाती है। बागवानी के कई उद्देश्य हैं। कुछ लोग व्यवसायिक उद्देश्य से करते हैं, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य और शौक के लिए करते हैं, घरों के अंदर बागवानी करते हैं, कुछ लोग घरों के बाहर बागवानी करते हैं, कुछ लोग खेतों में करते हैं। घरों के अंदर भी किया जाता है, उसका भी अपना एक उद्देश्य है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का मस्तिष्क का वास होता है। ऐसे लोग जो घरों के अंदर करते हैं उनका उसके पीछे का उद्देश्य उनका स्वास्थ्य होता है। जब व्यक्ति मिट्टी से जुड़ा हुआ पौधों को रोपित करेगा, फूलों को लगाएगा, तो कहते हैं फूल को देखने से, सौंदर्य को देखने से कलात्मकता का विकास होता है। व्यक्ति जो आज के भौतिकवादी जीवन में परेशान है, मानसिक तनाव है, पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहा है। शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होता है लेकिन मानसिक रूप से वो बीमार है। ऐसे परिस्थितियों में व्यक्ति अगर पौधारोपण के माध्यम से अपने कुछ पल जीवन के इन चीज़ों में लगाता है, बागवानी में लगाता है, तो ऐसे में उसका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इनके पीछे आजकल विकसित देशों में बागवानी का जो चलन बहुत तीव्र गति से हो रहा है आधुनिक समय में, इनके पीछे ये भी उद्देश्य है। केवल व्यवसाय के लिए ही लोग नहीं करते, बल्कि अपने स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क को प्रदान करने के लिए कि हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, हमारा मस्तिष्क कैसे स्वस्थ हो, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यक्ति बागवानी बड़ी तीव्र गति से किया जा रहा है। उच्च वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, धनी वर्ग के लोग, विविध बौद्धजीवी और विविध तबके के लोग इसको जो है केवल अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो बागवानी एक आजकल की एक नई ट्रेंड जुड़ गया है करने के लिए, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि सुबह सुबह हम अगर इसमें थोड़ा बहुत समय अपना देंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके प्रकार क्या स्वरूप है, उनके क्या क्या लक्षण हैं, किन रूपों में किया जाता है, तो इसके विषय में आज आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिश्रित कृषि क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फसलों को उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि फसलों के उत्पादन के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। तो दो चीज़ें हैं, मतलब फसलों के उत्पादन को तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो दो प्रकार की मिक्स कर दिया जाता है एक ही में, और इन दो क्रियाओं के एक साथ करने के कारण इसका नाम पड़ा मिश्रित कृषि। इसकी विशेषता ये है कि इस प्रकार के इसमें फसलों और पशुओं का योगदान होता है, और ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। तो यानी जहाँ घनी आबादी होती है, जनसंख्या जहाँ सघन होती है, वहाँ पे इस तरह की कृषि पद्धति अपनाई जाती है। और इसमें क्या विशेषता है? इस प्रकार की कृषि में पैदावार अच्छी होती है। कृषि में कुशल तरीके से परिवहन के त्वरित साधन और आसपास के क्षेत्रों में तैयार बाज़ारों से किसानों के से अच्छा लाभ मिलता है। तो जो आसपास के जो परिवहन के त्वरित साधन हैं और आसपास के क्षेत्रों में तैयार जो बाज़ार हैं, उससे किसानों को क्या मिलता है? अधिक लाभ मिलता है। भारतीय जलवायु इस प्रकार की है कि वर्ष भर यहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं। तो भारत में इस तरह से हमारे यहाँ जलवायु है जिसमें विविध ऋतुओं की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। जैसा कि आप फसल चक्र जानते हैं, यहाँ पे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, जो अलग अलग ऋतु चक्र है, और यहाँ पे अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऋतुओं में अलग अलग तरीके से फसलें उगाई जाती हैं। यानी फसल चक्रों के इस तरह से यहाँ पे भारतीय जलवायु इस तरह से है जिसके कारण यहाँ पे विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूखे भूमि की कृषि, ये भी एक प्रणाली है, इसको संदर्भ में समझेंगे। अक्सर एग्जाम में आता है कि सूखे भूमि की कृषि क्या है। सूखे भूमि की कृषि शुष्क क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि कार्य किया जाता है, जहाँ पे वर्षा की संभावना या वर्षा बहुत कम होती है, सिंचाई के बहुत कम साधन है या बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में सूखे भूमि की कृषि की जाती है। तो शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे राजस्थान है, मध्य भारत है, तो इस क्षेत्रों में एक प्रकार की कृषि की जाती है जिसमें फसलों में ज्वार, बाजरा, मटर है। ये फसलों के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, कम इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, और ऐसे स्थिति में यहाँ पे सूखे के संदर्भ में ये कृषि की जाती है। यानी इसे सूखे भूमि की कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी का अपोजिट एक दूसरी कृषि पद्धति जिसे गीली भूमि की कृषि कहा जाता है। तो यहाँ पे जस्ट इसी का उल्टा है। गीली कृषि क्या है या गीली भूमि की कृषि क्या है, इसके संदर्भ में लोग अध्ययन करेंगे। तो भारी मानसून
भारी मानसून और बाद के बाढ़ से भारत के कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। जब बहुत ज़्यादा वर्षा जहाँ पे जिन क्षेत्रों में होती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये क्षेत्र प्रभावित होते हैं। और इन क्षेत्रों में अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों में इस तरह की कृषि किया जाता है। जैसे भारत के पूर्वोत्तर भारत में, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जैसे असम, मेघालय है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये क्षेत्र हो गए भारत के पूर्वोत्तर राज्य हो गए, और पश्चिमी घाट हो गए। इन दोनों क्षेत्रों में गीली भूमि की कृषि किया जाता है, जिसके फसलें हैं चावल है, जूट है, गन्ना है। तो इस तरह से प्रमुख फसलें हैं गीली भूमि कृषि के। एक्वापोनिक्स कृषि आधुनिक तकनीकी की कृषि पद्धति है। जैसा कि आप जानते हैं कि विविध क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी जैसे से डेवलप हो रही है, हर क्षेत्र नए तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, हर क्षेत्रों में तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, नित्य नए खोज हो रहे हैं, नए नए आयाम का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे भारत में एक्वापोनिक्स कृषि के संदर्भ में एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसमें नए प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जा गई है। यानी ये प्रकार की शुरुआत है, और भारत में इस तरह आने वाले टाइम में एक अच्छा भविष्य है इस क्षेत्र में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्वापोनिक्स कृषि आधुनिक तकनीक पर आधारित कृषि, जिसका फ्यूचर आने वाले समय में बहुत बेहतर हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी है ये, और इस टेक्नोलॉजी से कृषि पद्धति को अपनाया गया। आइए चलते हैं क्या है एक्वापोनिक्स कृषि के संदर्भ में अध्ययन करते हैं हम लोग। तो एक्वापोनिक्स कृषि, सबसे पहले इसको जान लें, एक आधुनिक कृषि पद्धति है जिसमें नए तकनीकी का प्रयोग किया गया है, नई तकनीकी का इजाद किया गया है, और इस तकनीकी के माध्यम से इस कृषि पद्धति को अपनाया गया है। आइए जानते हैं क्या चीज़ है। तो एक्वापोनिक्स कृषि जो नई तकनीक पर आधारित कृषि पद्धति है, और एक्वापोनिक्स के संदर्भ में अध्ययन करेंगे है क्या। तो एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स को मिलाकर एक्वापोनिक्स कृषि की शुरुआत की गई। तो सिस्टम इसका जो इस तरह से है कि एक्वाकल्चर और एक हाइड्रोपोनिक्स को मिलाकर के क्या शुरुआत किया गया, एक्वापोनिक्स कृषि की शुरुआत की गई। यानी एक्वापोनिक्स कृषि जो नई तकनीक पर आधारित है, इसकी शुरुआत की गई। इस तकनीकी में इसकी विशेषता क्या है कि इसमें मछली पालन के साथ साथ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ देश में मछली पालन बहुत पहले से चला आ रहा है, ये पद्धति मत्स्य पालन होता है। तो यहाँ पे सिस्टम को क्या किया गया है, नई टेक्निक का यूज़ किया गया है कि मछली पालन के साथ साथ इसमें सब्जियां उगाने का एक तकनीकी का इजाद किया गया है। कैसे होगा, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक्वापोनिक्स कृषि कैसे की जाती है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझेंगे। यानी एक बड़ी टैंक या तालाब में मछलियाँ पाली जाती हैं। मछलियों के मल से पानी जो होता है उसमें अमोनिया की मात्रा जो बढ़ती है, यानी मछलियों का जो मल होता है वो पानी में जब मिल जाता है तो उस अमोनिया की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस पानी को सब्जियों को टैंक में डाला जाता है। तो यानी मछलियों को पाला जाता है, फिर उस मछलियों को जिस टैंक में पाला जाता है उसको मल उसमें मिल जाता है, और उस पानी को इन पौधों के टैंक में डाला जाता है। पौधे जब उस पोषक तत्व को, जो पोषक तत्व उन्हें चाहिए, उन पोषक तत्वों को, जल में जो पोषक तत्व रहता है उन्हें जब वो मिल जाता है तो फिर से उस पानी को फिर से उन्हीं मछलियों के टैंक में डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरह से इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया, एक्वापोनिक्स कृषि पद्धति, जिसमें ना भूमि का यूज़ किया जाता है, ना मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इस तरह से एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें एक दूसरे टैंक में मछलियों को पालन किया जाता है, और उस मछलियों के मल के पानी को जब अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाती है उसमें, तो उस पानी को सब्जियों को टैंक में छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात उस पानी को जब सब्जियां पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, फिर से उन्हीं पानी को मछलियों को टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया, यानी इस तरह की जो कृषि पद्धति अपनाई गई, ये एक्वापोनिक्स कृषि पद्धति कहा गया। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, तो भारत में केरल में कोच्चि के पास एक गांव है चिराई, और चिराई जो देश का पहला एक्वापोनिक्स गांव है, जिसे इसे एक्वापोनिक्स गांव का दर्जा मिला, एक गौरव प्राप्त हुआ एक्वापोनिक्स गांव का, जो 2016 से एक्वापोनिक्स कृषि यहाँ पे की जा रही है। तो 2016 से भारत में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया इस गांव में, और इस तरह से एक्वापोनिक्स कृषि पद्धति यहाँ पे अपना करके एक्वापोनिक्स कृषि किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके माध्यम से भी इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी को सहायता दी जा रही है देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे।
तो इस तरह से भारत का एक पहला ऐसा कोची यानी केरल का एक कोची स्थान है और चेराई गांव में यहाँ पे एक्वापोनिक्स कृषि पद्धति को अपनाया गया है। तो ये पहला गांव है। धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि भारत के विविध क्षेत्रों में इस तरह की कृषि पद्धति को अपनाया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में कुछ अन्य चीज़ों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि ये जानते हैं कि इस कृषि पद्धति को करने के लिए बहुत ज़्यादा तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जो एक्सपर्ट होता है वही केवल इस क्षेत्र में कृषि पद्धति को अपना सकता, नहीं पूरा सिस्टम बेकार हो सकता है। अगली चीज़, इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता। आने वाले टाइम में जैसा कि आप जानते हैं हमारी भूमि क्षेत्र सीमित हो रहे हैं, तो नए क्षेत्र टेक्नोलॉजी का इजाद किया जा रहा है और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर सकता है भारत। और इसी के साथ साथ इसमें जो मत्स्य पालन किया जाता है उसके साथ साथ दो कार्य एक साथ किया जा सकता है, यानी मत्स्य पालन के साथ साथ सब्जियों को भी उगाया जा सकता है। तो दो प्रकार के कार्य एक साथ करना और ज़्यादा सहज या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सफलतापूर्ण रहेगा आने वाले समय में। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने बहुत सारी कृषि पद्धतियों के संदर्भ में अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।